तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों जैसे कि हमने पार्ट 1 किया था वैसे ही आज हम पार्ट 2 में कवर करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे या जो कह सकते हो अब इसके एक ज़रूरी पार्ट्स में आ जाते हैं। तो स्टेप्स क्या है, एक इफेक्टिव कोड ऑफ एथिक के और कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक का दूसरी चीज़ों के साथ रिलेशन कैसा है, इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके अलावा कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्टेप्स क्या हैं इफ़ेक्टिव कोड ऑफ एथिक्स की। तो स्टेप्स मतलब आप सीरियल वाइज कह सकते हो कि आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है कि आपने टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट मांगना है, यानी अगर आप चाहते हो कि कोड ऑफ एथिक्स आपका इफ़ेक्टिव बने तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस को टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मतलब अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो टॉप मैनेजमेंट आपकी मदद करेगा, टॉप मैनेजमेंट आपके साथ रहेगा, ये चीज़ें हैं इसमें। या फिर टॉप मैनेजमेंट का सारा रोल होगा रिस्क को कवर करने में। पहला हो गया। दूसरा आता है सेटिंग अप कमेटी। पहले नंबर पर आपने टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट ले लिया, दूसरे नंबर पर आपने कमेटी बनानी है कि जो इस कोड ऑफ एथिक्स को ऊपर से नज़र मारेगी कि क्या ये अच्छे से चल रहा है या नहीं। ठीक है, इजी था ये दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है आपके सामने यूटिलाइजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर। मतलब ये हमने ये जाना हुआ है असल में कि अदर कंपनी का मतलब ये कहा जाता है कि अदर कंपनी के एथिक्स को यूज़ मत करो, लेकिन अगर हम बात करें उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की, वो हम कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आता है ड्राफ्ट। अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाओ, अपने बनाओगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस माइंड में आएंगे, क्या इश्यूज हैं, क्या सजेशंस लेनी चाहिए एम्प्लॉयज़ से, ये सारी बातें आपके माइंड में आएंगी जिससे आपका जो कोड ऑफ एथिक है वो हो और इफेक्टिव बनता जाएगा। तो आपके लिए ये मददगार है। तो पहले 4 पॉइंट इजी थे, कोई मुश्किल नहीं है। टॉप मैनेजमेंट, कमेटी, फिर आपका आगे आ जाता है सब कुछ। इस बार अब फिफ्थ पॉइंट आपके सामने है कि जो आपने ड्राफ्ट बनाया है खुद ब खुद उसे सबमिट करो बोर्ड को, ताकि वो चेक कर सके कि कहीं पे उसमें कोई इशू तो नहीं, कहीं पे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप ले लेता है। यानी अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रॉपर मॉनिटरिंग। यानी अब बोर्ड ने पास कर दिया तो पास करने के बाद, यानी देखो अब बोर्ड को तो पास कर दिया, बोर्ड को पास करने के बाद बोर्ड में भी जो मॉनिटरिंग की जाती है उसमें ये स्टेप आ जाता है कि जो भी चीज़ें की गई हैं उसे अच्छे से देखो, क्या कहीं पे कुछ कोड ऑफ एथिक्स गलत तो नहीं है। कुछ अगर मॉनिटर करना है उसके बारे में डिसाइड कर लो पहले से ही एडवांस में कि ऐसा मॉनिटर करना है, ये मॉनिटर करना है, ये सब कुछ मतलब मॉनिटर करने के बारे में सोचना, ऊपर से देखने यानी हर चीज़ को चेक करने के बारे में। फिर अगर सब कुछ एडवांस में हो चुका है, प्लानिंग कर ली है, तो फाइनल अप्रूवल ले लो बोर्ड से कि हाँ जी आपका कोड ऑफ एथिक्स सही है। अगर हमारा कोड ऑफ एथिक्स सही है, इफेक्टिव है, तो आप हमें फाइनल अप्रूवल दे दो फॉर्मली कि आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट आता है अडॉप्शन। अच्छा जी, अब फाइनल अप्रूवल मिलेगा तो फाइनल अप्रूवल के बाद अब मैंने वही बात कह दी, आपको अडॉप्ट करने का मौका मिल गया। हाँ जी, आप अब इसे यूज़ कर सकते हो, अपने बिजनेस में इसे लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो गया। और लास्ट आता है आफ्टर दिस इट मस्ट बी अपडेटेड टाइमली। तो इसे टाइमली अपडेट करते रहना है, ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अब आपके ईजिली क्या हो गए, स्टेप्स कवर हो गए। 9 के 9 स्टेप थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव कोड ऑफ एथिक्स इन रिलेशन टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से इसे समझना कि कोऑपरेटिव कोड ऑफ एथिक्स कहाँ कहाँ ज़रूरी है और क्या क्या कहने में ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहला स्टेप है जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले रहना है अपने सारे एक्शंस के लिए और अकाउंटेबल रहना है हर लॉ या रेगुलेशन को। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉर्मल होनी चाहिए, उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। यानी ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को प्रिपेयर करना है जिससे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बने रहें। यानी कंपनी एक रिस्पॉन्सिबल रहे हर चीज़ के लिए, अकाउंटेबल भी रहे अपने लॉज और रेगुलेशंस के लिए, और रिस्पॉन्सिबल भी फॉर्मल हो ना कि इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब अपना पर्सनल इंटरेस्ट बीच में नहीं आना चाहिए, ड्यूटी सबसे पहले आनी चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है एज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने कोड ऑफ एथिक्स को तैयार करने के लिए कि आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके देखो, ये तो पहले 2 पॉइंट हो गए। अगर हमने इसे बढ़ाना है तो आपको अब कुछ पॉइंट्स और भी चाहिए। तो इसमें और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए मेंटेनिंग एथिकल कंडक्ट, मतलब हर एथिकल कंडक्ट को मेंटेन करने के लिए कि कैसा एथिकल सिस्टम चाहिए, कैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला सिस्टम होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो अकाउंटेबल होना चाहिए हर शेयर होल्डर या मैनेजमेंट को अपनी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, और अकाउंटेबल भी अच्छे से होना चाहिए, और उसका एक मेन ड्यूटी मानकर काम करना है कि जो भी वो कर रहा है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेयर भी है, और जो भी अकाउंटेबल वो होगा सबसे पहले वो शेयर होल्डर्स को होगा, एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट मानकर उसे चलना है। तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ एथिक्स अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी हैं। मतलब ये बताया गया है कि कोड ऑफ एथिक्स अगर हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किन किन के लिए अकाउंटेबल है, किन किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप ऑफ एज अ कोड ऑफ एथिक्स मस्ट बी परफेक्ट होनी चाहिए, और ये प्रमोट करना होगा इसमें, यानी लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो प्रमोट कर रही है हर किसी को अपनी यूनिक एबिलिटी दिखाने में, और हर डिस्प्यूट को ख़त्म कर रही है ताकि गोल्स अचीव हो सके। और लीडर जो पर्सन है वो हर कोऑर्डियल रिलेशंस को बना के रखे, यानी एक मेंटेन करके रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कैसा रिलेशनशिप चाहिए। हर एम्प्लॉय अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिजनेस की मदद करे, यानी ऐसा लीडरशिप में आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए कि लीडर जो है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट बीच में ना लेकर आए, लीडर जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, लीडर जो है वो अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ हर डिस्प्यूट को सॉल्व करे। ऐसा अगर लीडर होगा तो आपके कॉर्पोरेट को कोड ऑफ एथिक्स को अच्छा या फिर इफ़ेक्टिव बनाने में कोई रोक नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप में ये 2 पॉइंट तो हो गए। अब इसके आगे भी आपके सामने आ रहा है, जैसे कि लीडर मस्ट सेट एन एग्जाम्पल। लीडर एक एग्जाम्पल सेट करे अपने बिहेवियर को लेकर कि कैसा असल में बिहेवियर होना चाहिए। लीडर शुड नॉट कम्पीट अगेंस्ट कंपनी। लीडर कंपनी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ होना चाहिए और कंट्रीब्यूट कर रहना चाहिए उसे हर एक गोल में। और लीडर मस्ट वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर एंड नेवर लेट आउट कस्टमर। मतलब कभी भी उससे कस्टमर को भगाना नहीं है, कस्टमर के साथ मिलकर अपना काम मिलाकर करना है। यानी हर एक केस में उससे ये ध्यान में रखना है कि उसे कब क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। मतलब कब कंपनी की लीडरशिप चाहिए उसे, मतलब कंपनी में लीडरशिप की ज़रूरत है, और कब उसे अपना एक अच्छे तरीके से मतलब कंट्रीब्यूट करना है उसे, और हमेशा करना है उसे। और कोड ऑफ एथिक्स भी ऐसे बना के रखो कि वो लीडर को बताएं कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसने क्या करना है, कैसे करना है, और कब किस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना कैसा और कितना कंट्रीब्यूट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गई होगी कि कोऑपरेटिव कोड ऑफ एथिक्स में अगर आप लीडरशिप की बात कर रहे हो तो लीडर कैसा होना चाहिए, यही बात की गई है। तो लीडरशिप में लीडर कैसा होना चाहिए, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें की गई हैं। अब मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सामने लिखी हुई है थ्योरी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने आ रहा है, अब आपके सामने आ गया इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग आपके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो कैसे होने चाहिए। तो इन्वायरमेंट में कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट टू प्रोटेस्ट एंड प्रिजर्व द एम्प्लॉय इंटरेस्ट फ्रॉम एनी साइड ऑफ हार्म। कहीं पे एम्प्लॉय को हार्म ना हो जाए, उससे बचाने के लिए आप ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी में अंडरस्टैंड करवाते हो कि हाँ जी इन्वायरमेंट से कैसे प्रोटेस्ट करना है अपने आप को, यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहीं इफेक्ट करता है तो कैसे रहना है। कहीं पर इन्वायरमेंटल साउंड प्रैक्टिसेस अगर आपने बना के रखनी है तो कैसे बना के रखनी है ताकि आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कभी खतरा ना हो। और जनरल पब्लिक को एज अ अवेयरनेस लेकर चलना है ताकि आप अपना जो एनवायरनमेंट है उसे फेवरेबल बना के रख सको। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट के लिए जनरल पब्लिक को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कंपनी कैसे अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लिखा गया है सारा कि कंपनी मस्ट इन्वायरमेंटल साउंड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर प्रोटेक्शन, मतलब इन्वायरमेंटल साउंड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसके अलावा जो है दैट इज़ कंपनी मस्ट ट्रीट जनरल पब्लिक एज अ अवेयरनेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर द फेवरेबल इन्वायरमेंट। यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए कंपनी को जनरल पब्लिक को एज अ अवेयरनेस अपने माइंड में रखना है कि उसकी अवेयरनेस मतलब कंपनी कैसे अपनी जनरल पब्लिक को ट्रीट कर सकती है, इसके बारे में बात कर रहा है।
तो इन्वायरमेंट हो गया। अब आपके सामने अगला पॉइंट आ गया ह्यूमन राइट का। तो ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग बात करते हैं तो ह्यूमन राइट भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करते हैं अपने आप के अंदर, यानी अगर ह्यूमन राइट के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं, जो एक्शंस हमने लेने हैं उसके बारे में बात की जाती है, इन्वायरमेंट कैसा रखना है उसके बारे में बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है अ कंपनी मस्ट कमिटेड टू प्रोटेस्ट एंड एनहांस द ह्यूमन डिग्निटी इन एवरी एस्पेक्ट। ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना है हर एक केस में, ये बातें इसमें कही गई हैं। और कंपनी मस्ट मेक रेगुलर असेस टू ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेस्ट दैम एंड परस्यू दैम एट द अर्लीस्ट। मतलब ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना है अपने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। कोड ऑफ एथिक्स मतलब प्रिंसिपल्स लेकर आओ, ऐसे प्रिंसिपल्स की गाइड तैयार करो जिससे आपकी जो कंपनी है वो हर एंगल से अच्छी रहे, हर एंगल से आप अपने जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करो। ह्यूमन राइट्स हर केस में अच्छे रहें, अच्छे मतलब बढ़ते रहें, उसकी जो मतलब इम्पॉर्टेंस है वो कभी कम ना हो, ये आपने ध्यान में रखना है। तो इम्पॉर्टेंस क्यों कम ना हो ये यहाँ पे आपको पहली लाइन में डिस्क्राइब कर दिया गया था कि ये एक फंडामेंटल बहुत ज़रूरी राइट्स होते हैं जो माइंड में रखने होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स यहाँ पे मेरे ख्याल से इसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कोड ऑफ एथिक्स में ह्यूमन राइट्स कैसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ तक हो गया अब आपको। अब लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इसमें कैसे अब ध्यान रखना है कि कोड ऑफ एथिक कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे नहीं होने चाहिए। मतलब कहीं पे आपने किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जैसे लाइक आप कह सकते हो किसी इंडिविजुअल मेरिट बेस के ऊपर आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, या फिर आपने कहीं पे डिसीज़न ऐसा नहीं लेना जो किसी को हार्म कर रहा हो, या फिर जो एथिक्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन बेस पे इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीपल्स के राइट्स को वॉयलेट करते हैं एज अ इक्वल। मतलब कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स को कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनके जो विचारों को वह हार्म कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ों को कम करना है और कोड ऑफ एथिक्स ऐसे बनाने हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे ना हो। ठीक है। और लास्ट आता है ये सीरियस मैटर है, इसलिए बिजनेस एथिक को इनके साथ सिक्योरिटी या फिर सिक्योरली डील करना होगा ताकि हर चीज़ को वो ध्यान से अपने गोल्स को अचीव करने में लगा दे और हर चीज़ अच्छे से अचीव हो जाए, अच्छे से आपको मिल जाए, हासिल हो जाए, टारगेट आपका अचीव हो जाए। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो ये पांचों जो टॉपिक करवाए गए दोस्तों इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही है। नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, कोई नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में बेल बटन है वो भी दबा लेना, अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।